दोस्तों, हमारी आज की कहानी कोरिया सिनेमा की उन चुनिंदा मूवीज में से एक है जिसकी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक लाजवाब है। ये अनोखी कहानी सस्पेंस, थ्रिलर और मिस्ट्री का एक ऐसा अनोखा कॉम्बिनेशन है जिसको देखने के बाद चीनी सिनेमा ने तो इस स्टोरी को तुरंत लपकते हुए इसी नाम से एक नई पिक्चर बना डाली। अब सोचने वाली बात है कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या खास है जिसके चलते दुनिया भर को डुप्लीकेसी देने वाला चाइना भी इसका फैन हो गया। मूवी का नाम है हाइड एंड सीक। इसकी IMDb रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत टीना नाम की लड़की को दिखाते हुए होती है जो अपने शहर के किसी बदनाम मोहल्ले से गुजरते हुए अपने घर की तरफ बढ़ती है। अपार्टमेंट की लिफ्ट में दाखिल होते ही उसके बगल में एक शख्स हेलमेट लगाकर खड़ा होता है। ये दोनों ही बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर आते हैं और हेलमेट पहना वो अनजान शख्स लड़की के जस्ट बगल वाले घर में दाखिल होता है। ये देख लड़की को थोड़ा अटपटा लगता है और वो जब अपने कमरे में पहुंचती है तो उसे और भी अजीब लगने लगता है। इस बात का जिक्र वो अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर भी करती है और उसको बताती है कि कोई ना कोई उसकी गैर मौजूदगी में कमरे में दाखिल होता है और इसका पता लगाने के लिए उसने चोरी छुपे कैमरा भी लगा के रखा था। उसे शक है कि उसका हेलमेट पहना पड़ोसी ही इन सब के पीछे है। और तो और उसे आज किसी दूसरे इंसान का पहना हुआ कपड़ा भी अपने कमरे में मिला जिसे देखकर उसका शक यकीन में बदल जाता है और गुस्से में वो अपने पड़ोसी के रूम के बाहर जाकर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। पर कोई भी अंदर से दरवाजा नहीं खोलता तो झल्लाहट में टीना उसको धमकी देते हुए कहती है कि उसने अपने कमरे में कैमरा लगाया हुआ है जिसमें कि तुम रिकॉर्ड हो चुके हो और मैं पुलिस को बुलाने जा रही हूँ। ये कहकर टीना अपने कमरे में आकर रिकॉर्डिंग चेक करने लगती है। तभी कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। डोर ओपन करने पर उसे किसी दूसरे पड़ोसी की छोटी बच्ची दिखाई देती है जिसकी एक आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। वो उससे थोड़ी बहुत बातें करती है और फिर अपने कमरे में वापस आ जाती है। इस फुटेज में वो देखती है कि जब वो अपने कमरे से अभी बाहर गई थी तो हेलमेट वाला शख्स कमरे के अंदर आया था, यानी कि अभी वो उसी कमरे में मौजूद है। और जैसे ही पीछे मुड़कर वो देखती है तो वो अनजान आदमी उसके पीछे ही खड़ा होता है जिसे देखकर टीना अचानक से डर जाती है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती वो आदमी अपने पास से एक रॉड निकालकर सीधे उसके सर पर मारता है जिससे पलक झपकते ही उसकी मौत हो जाती है। पिछले कुछ महीनों में इस तरह की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी लेकिन पुलिस को इन वारदातों का हल्का सा भी अंदाजा नहीं है। जिसके बाद कहानी सियोल सिटी के एक पॉश इलाके की तरफ शिफ्ट होती है जहां हम एक बड़ी बिल्डिंग के एक आलीशान फ्लैट में जी चैन को अपनी पत्नी चाओ और 2 बच्चों के साथ खुशी खुशी जिंदगी जीते हुए देखते हैं। जी चैन शहर के छोटे से कैफे का मालिक होता है जिसके सामने आए दिन एक भिखारी डेरा डालकर बैठा रहता है। वैसे तो जी चैन को उस आदमी से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके द्वारा फैलाई गई गंदगी से उसे बेचैनी होती है और इसका कारण जी चैन को हुई ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नाम की एक विचित्र बीमारी है। यही वजह थी कि उसे छोटी सी छोटी गंदगी भी बिल्कुल मंजूर नहीं होती और वो अपने आसपास हर चीज को साफ सुथरा रखना पसंद करता है। यहाँ तक कि कभी कभार तो उसे गंदगी के ऐसे इल्यूजन आते हैं जो हकीकत में वहाँ होते ही नहीं। हैरत की बात यह है कि इन सब के पीछे एक गहरा राज है जिसका खुलासा कहानी के आखिर में होगा। एक रोज जब जी चैन अपने काम में व्यस्त होता है तभी उसे फोन आता है जहाँ उससे पूछा जाता है कि क्या वो यूटाई को जानता है। जी चैन कहता है कि क्या हुआ। वो व्यक्ति बताता है कि मैं उसका मकान मालिक बोल रहा हूँ। कई दिनों से वो गायब चल रहा है, ना तो उसने कोई किराया दिया है और ना ही घर पर है। यूटाई जी चैन का वो भाई है जिसने उससे न जाने कितने सालों से मुलाकात नहीं की है और ना ही कभी इस बारे में सोचा था। आज वो अपना मेल चेक करता है तो उसे यूटाई का एक मैसेज मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि माँ के गुजर जाने के बाद उसे काफी अकेलापन लगने लगा है, क्या वो उससे एक बार मिल सकता है। जी चैन वैसे तो अपने भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन आज ना जाने क्यों उसे उसकी फिक्र हो रही थी और फिर अपनी फैमिली फोटो को देखते हुए वो अतीत में चला जाता है और हमें मालूम पड़ता है कि जी चैन एक अनाथ बच्चा था जिसको यूटाई के माता पिता ने अडॉप्ट किया था। यूटाई को बचपन से गंभीर बीमारी थी जिसके कारण उसके पूरे शरीर में दाने निकले थे। इसी वजह से कोई भी बच्चा उसके साथ खेलता नहीं था, इसलिए उसके माता पिता ने जी चैन को गोद लिया था ताकि यूटाई को जी चैन के रूप में एक दोस्त और भाई मिल सके। लेकिन जी चैन जब पहली बार यूटाई को देखता है तो वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। कहानी अब प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि जी चैन की रात में आंखें खुलती हैं और वो वॉशरूम जाता है। जब जी चैन वॉशरूम से आ रहा होता है तो किचन में एक शख्स फ्रिज से कुछ निकालकर खाता हुआ नजर आता है। इस आदमी के पूरे शरीर में जख्म थे और ये बहुत ही गंदा नजर आ रहा था। उसे पहचानते देर नहीं लगती कि ये उसका भाई यूटाई है।
युटाई उसे पकड़ने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जिचैन का सपना टूट जाता है। जिचैन को अपने भाई से जुड़े ऐसे सपने आए दिन आया करते थे, जिसको लेकर वो लगातार परेशान रहता था। अगली सुबह वो अपने परिवार के साथ अपने माता पिता की कब्र के पास जाता है और वहाँ प्रार्थना करने के बाद केयरटेकर से पूछता है कि क्या उसका भाई युटाई कभी यहाँ आया था, मगर वो ना में जवाब देता है। और तो और युटाई का नाम सुनकर वो काफी अजीब सा मुंह बनाता है, जिससे हमें साफ साफ समझ में आ जाता है कि वो भी उसे पसंद नहीं करता था। रास्ते में चाओ अपने पति जिचैन से पूछती है कि युटाई कौन है, तुमने जब से उसका नाम सुना है तब से इतना परेशान क्यों हो। चाओ के इन सवालों से हमें मालूम पड़ता है कि उसे भी युटाई के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तभी जिचैन अपनी गाड़ी मोड़कर सीधे युटाई की बिल्डिंग के पास लगा देता है, क्योंकि मकान मालिक ने कल ही उसको फोन करके उसके सारे सामान को लेकर जाने के लिए कहा था। यहाँ हम देखते हैं कि ये वही बदनाम मोहल्ला है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। और तो और ये अपार्टमेंट भी वही होता है जहाँ पर टीना को उस हेलमेट वाले इंसान ने मारा था। जिचैन को मकान मालिक बताता है कि युटाई 2 साल पहले यहाँ रहने के लिए आया था। फिर घर का दरवाजा खोलकर वो वहाँ चला जाता है। जिचैन जैसे ही घर के अंदर दाखिल होता है तो उसे हर तरफ चीजें बिखरी हुई मिलती हैं। वहाँ इतनी गंदगी होती है कि उसे अपनी नाक बंद करनी पड़ती है। उसे ड्रॉअर में रखे लेडीज के कपड़े भी दिखते हैं, जिसके बाद में वो मकान मालिक को फोन करके पूछता है कि क्या उसके भाई के साथ कोई लड़की भी रहती थी। मकान मालिक कहता है कि मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं। फिर वो पड़ोस के लोगों से अपने भाई के बारे में पूछताछ करने लगता है, मगर सब इतना डरे हुए थे कि कोई भी उससे बात करने को तैयार नहीं था। इसी बीच जिचैन की नजर अपार्टमेंट के घरों की दीवारों पर जाती है, जिस पर एक खास निशान बना हुआ था, जो कि ये बयां कर रहा था कि हर घर में कितने आदमी, महिलाएं और बच्चे रहते हैं, जिन्हें देखकर अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये निशान यहाँ क्यों लगाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कार में बैठे जिचैन के बच्चे अपनी माँ से बाहर खेलने की जिद करने लगते हैं। फोन में बिजी होने की वजह से चाओ उन्हें खेलने की परमिशन दे देती है, लेकिन कुछ देर बाद जब फोन कट होता है तो वो देखती है कि बाहर बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। चाओ उन्हें हर तरफ ढूंढती है, मगर वो कहीं नजर नहीं आते। फिर अचानक जब वो अपनी कार की तरफ मुड़ती है तो देखती है कि एक पागल इंसान ने उसके बच्चों को कार में बंद करके रखा है। वो उसे दरवाजा खोलने को कहती है, मगर वो नहीं खोलता। इसी बीच मिंग नाम की एक महिला वहाँ आकर उस आदमी को इलेक्ट्रिक शॉक से डराती है, जिसके बाद वो कार से निकलकर भाग जाता है। तब तक जिचैन भी वहाँ पहुँच चुका था। वो लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं और फिर ये महिला उन्हें अपने घर लेकर जाती है। मिंग के साथ उसकी बेटी रिया भी होती है, जिसकी एक आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। जिचैन की उसकी घर पर नजर पड़ती है तो वो काफी साफ सुथरा और पूरे अपार्टमेंट का सबसे बड़ा घर नजर आ रहा था। मिंग उन लोगों की अच्छी खासी मेहमान नवाजी करती है और खाने के लिए काफी कुछ बनाती है, और फिर वो उनसे वहां आने की वजह पूछती है तो जिचैन उससे अपने भाई युटाई का जिक्र करता है, और ये नाम सुनकर मिंग गुस्से से लाल पीली हो जाती है और उन्हें फौरन अपने घर से बाहर निकाल देती है। साथ ही साथ जाते जाते जिचैन को हिदायत भी देती है कि उसे अपने भाई को समझाना चाहिए। वो दिन रात मुझ पर और मेरी बेटी पर नजर रखता है। उस घटिया आदमी के चलते मेरी रातों की नींद हराम हो चुकी है। जिचैन को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर उसका भाई कहाँ है और ये महिला उसके बारे में कैसी बातें कर रही है। वो कुछ दिन यहीं पर रहकर अपने भाई को ढूंढने का फैसला करता है और अपनी पत्नी चाओ को बच्चों को लेकर घर जाने को कहता है। अब जिचैन युटाई के घर में रहना शुरू कर देता है और एक रोज उसे महसूस होता है कि कोई घर में है, लेकिन जैसे ही वो जाकर देखता है तो वो व्यक्ति वहाँ से जा चुका था। कुछ देर बाद उसकी नजर अपनी कोट की जेब में पड़ती है और पता चलता है कि उसका फोन गायब हो चुका है। ये सोचकर जिचैन का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि जब घर का दरवाजा बंद है तो फिर घर में कोई कैसे घुस सकता है। पूरे कमरे की अच्छे से छानबीन करने पर उसे बालकनी से टेम्परेरी बना हुआ दरवाजा दिखता है, जिससे कि बगल के घर में जाया जा सकता था। और ये कमरा किसी और का नहीं बल्कि उसी लड़की टीना का होता है, जिसकी फिल्म की शुरुआत में मौत हुई थी। वो वापस युटाई के कमरे में आता है और एक एक चीज को बारीकी से देखने लगता है। उसे अपने भाई की पासबुक मिलती है जिसमें अकाउंट रिलेटेड सारी डिटेल्स थी। यहाँ उसकी डायरी भी पड़ी थी जिसमें उसने अपने दिल की सारी बातें लिखी थी। उसने अपने पिता के बारे में जिक्र करते हुए कहा था कि उसके पिता ने कभी भी उसे वो प्यार नहीं दिया जो एक बेटे को देना चाहिए था। यहाँ तक कि उसके भाई ने भी कभी उसे अपना नहीं माना, बस एक माँ ही थी जो उसे अपना समझती थी। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद वो इस पूरी दुनिया में अकेला पड़ गया। ये सब पढ़कर जिचैन थोड़ा भावुक हो जाता है और कहीं न कहीं उसे अपनी गलती का मलाल होता है।
उधर चाओ अपनी बेटी को लेकर स्कूल से आती है तो लिफ्ट में हम उसी हेलमेट धारी शख्स को देखते हैं। चाओ जिस फ्लोर का बटन दबाती है वो आदमी उससे एक फ्लोर ऊपर का बटन दबाता है। काले काले कपड़े, ऊपर से हेलमेट और हाथ में बिन मौसम छाता देखकर चाओ की बेटी अपनी माँ से कहती है कि जब बारिश का मौसम ही नहीं है तो ये आदमी छाता क्यों लिया हुआ है। लेकिन चाओ उसके सवाल का जवाब ना देकर शांति से अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ती है। जब चाओ अपार्टमेंट के लॉक को ओपन कर रही होती है तो ये हेलमेट वाला आदमी दूर से उसका पिन कोड देख रहा होता है। अगले रोज बिल्डिंग का वॉचमैन चाओ को फोन करके कहता है कि उसके नाम पर कोई पार्सल आया हुआ है और जब चाओ नीचे आकर उस पार्सल को देखती है तो पूरा का पूरा डिब्बा खाली था। वहीं दूसरी तरफ ज़ीचैन को अपने भाई यूटाई की पासबुक एंट्री करने के दौरान मालूम पड़ता है कि उसके डेबिट कार्ड को आखिरी बार कुछ ही समय पहले ज़ीचैन के घर के बाहर ही यूज किया गया था, जिससे साफ साफ समझ में आ रहा था कि यूटाई उसके घर के आसपास ही है। ज़ीचैन फौरन अपनी पत्नी चाओ को फोन करके कहता है कि जब तक मैं घर न आ जाऊं तब तक तुम लोग बाहर मत निकलना। इसी दौरान चाओ की बेटी का उसके पास फोन आता है और वो उसे बताती है कि कोई घर के बाहर खड़ा होकर जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है। तो चाओ उसे समझाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे वापस आने तक दरवाजा मत खोलना। अचानक दरवाजे का शोर बंद हो जाता है तो चाओ का बेटा दरवाजे के पास झांकने की कोशिश करता है और तभी वो आदमी नीचे के लेटर बॉक्स से उसका पैर पकड़ लेता है। वो उसे अपनी तरफ घसीट ही रहा होता है कि तभी चाओ आ जाती है और उन दोनों के बीच अच्छी खासी झड़प होती है। लेकिन बच्चों के जोर जोर से चिल्लाने की वजह से बगल का पड़ोसी वहाँ आ जाता है, जिससे डरकर हेलमेटधारी इंसान भाग जाता है। थोड़ी ही देर बाद ज़ीचैन घर पहुँचता है तो उसे सब कुछ मालूम पड़ता है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में उसे वो हेलमेटधारी इंसान मिलता है, मगर वो कौन था इसका पता अभी तक चल नहीं पाया था। हालांकि ज़ीचैन को इन सब के पीछे अपने भाई यूटाई का हाथ लगता है। इसके बाद ज़ीचैन अपने वकील से मिलने के लिए जाता है और पूछता है कि क्या यहाँ पर मेरा भाई आया था। वकील बताता है कि हाँ, कुछ दिनों पहले यूटाई यहाँ आया था। उसका मानना था कि परिवार की संपत्ति में उसको भी हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि वो उनकी असली संतान है। पर यूटाई के माता पिता ने अपनी सारी जायदाद बिना सोचे समझे अपने गोद लिए बेटे ज़ीचैन के नाम कर दी थी और शायद इसी बात से वो खफा है। वहाँ से निकलने पर ज़ीचैन के कानों में किसी बच्चे की गुनगुनाहट की आवाज आती है जो उससे कह रहा होता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो तुम्हें अपने भाई की तरह मानता था। इस बीच ज़ीचैन के जहन में अपने बचपन की घटना याद आ जाती है जहाँ पर एक लड़की ने यूटाई पर झूठा आरोप लगाया था कि उसने उसके साथ कुछ गलत किया है, पर पता नहीं लग पा रहा था कि आखिर सच कौन बोला। इसीलिए हकीकत जानने के लिए वहाँ मौजूद ज़ीचैन से पूछा गया, जिस पर उसने यूटाई के खिलाफ गवाही दी। हालांकि ज़ीचैन अच्छे से जानता था कि उसके भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर माँ बाप की नजरों में यूटाई को गिराने के लिए ज़ीचैन ने ये काम किया था। उस दिन यूटाई को कुछ न करने पर भी अपने पिता से काफी मार पड़ी थी और फिर उन्होंने उससे कभी भी बात करने की कोशिश नहीं की। इस घटना के बाद से ज़ीचैन को अब तक अपने भाई के वही डरावने सपने आते रहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उसे मालूम था कि इसमें उसकी पूरी गलती है। इसके बाद जब वो घर आता है तो अपने दरवाजे पर वही निशान देखता है जो कि यूटाई के अपार्टमेंट के सभी लोगों के घर के बाहर बने हुए थे, जिससे कि ये मालूम पड़ सके कि किसके घर में कितने लोग हैं। और तो और अब यही निशान सिर्फ उसके ही घर पर नहीं बल्कि बिल्डिंग के सभी घरों के बाहर लग चुके थे। इसी रात ज़ीचैन के सपने में यूटाई आता है और वो ज़ीचैन का गला दबाने लगता है, पर अचानक उसकी नींद खुल जाती है और वो वॉशरूम जाकर अपने हाथों को इतनी तेजी से धोने लगता है कि उसमें से खून निकलने लगता है। बाथरूम से बाहर आने पर वो देखता है कि उसकी पत्नी के बगल में यूटाई लेटा है। इसके बाद ज़ीचैन डंडा लेकर उस पर हमला करने लगता है और फिर पूरे कमरे में तोड़फोड़ मचा देता है, पर हकीकत में वहाँ पर कोई था ही नहीं। ये सब खुराफात सिर्फ और सिर्फ ज़ीचैन के दिमाग में चल रही थी, जिससे डरकर उसकी पत्नी चाओ अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर चली जाती है। गुस्से में अगले दिन ज़ीचैन एक गोल्फ स्टिक लेकर यूटाई को मारने के लिए उसके अपार्टमेंट में पहुंचता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। इसीलिए अब उसी शॉप के बाहर जाकर वो इंतजार करने लगता है जहां से यूटाई ने सबसे ज्यादा शॉपिंग की थी। थोड़े बहुत इंतजार के बाद आखिरकार वो उसके हाथ लग जाता है और वो उस हेलमेटधारी आदमी का पीछा करने लगता है, लेकिन जल्द ही उस आदमी को समझ में आ जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इसीलिए दोनों के बीच चूहा बिल्ली की दौड़ शुरू हो जाती है। ज़ीचैन दौड़ते दौड़ते उसी अपार्टमेंट में पहुंच जाता है जिसमें यूटाई रहा करता था, लेकिन जब तक वो ऊपर पहुंचता है तब तक वो शख्स ना जाने कहां गायब हो जाता है। इतना दौड़ने की वजह से ज़ीचैन काफी थक जाता है और वो वहीं पर बैठ जाता है। तभी अचानक एक आदमी उस पर जोरदार हमला करने लगता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ज़ीचैन उस व्यक्ति पर काबू पा लेता है और उसे पकड़कर अपने भाई के कमरे में लेकर आता है, जहाँ हमें मालूम पड़ता है
कि वो आदमी टीना का बॉयफ्रेंड होता है। इस व्यक्ति को यूटाई पर शक था, इसलिए वो उसके रूम के इर्द गिर्द घूमता रहता था। दरअसल टीना काफी दिनों से लापता है, लेकिन उसका क्रेडिट कार्ड आज भी कोई यूज कर रहा है और ऐसे में अपनी गर्लफ्रेंड का पता लगाने के लिए वो 24 घंटे इसी अपार्टमेंट पर नजर रखता था। आज जैसे ही ज़िचैन यहाँ आया, वो उसे यूटाई समझकर मारने लगा। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी ज़िचैन को बालकनी पर वही हेलमेटधारी इंसान नजर आता है। ज़िचैन इस खुफिया दरवाजे से सीधे टीना के कमरे में उसका पीछा करने के लिए पहुंचता है। टीना का बॉयफ्रेंड उसके पीछे पीछे जाता है। वो टीना के कमरे की छानबीन करने के लिए जैसे ही उसका कबर्ड खोलता है तो उसके अंदर उसकी बॉडी को देखकर वो दंग रह जाता है। इसी बीच वो हेलमेटधारी इंसान अपनी धारदार रॉड से टीना के बॉयफ्रेंड का भी काम तमाम कर देता है। वो अनजान शख्स ज़िचैन को भी मारने की कोशिश करता है, मगर किस्मत से ज़िचैन के हाथों एक धारदार चाकू लग जाता है, जिसे देखकर वो आदमी भाग जाता है। ज़िचैन उसका पीछा करने के लिए बाहर आता है तो फिर वो आदमी चुपके से दोबारा उस पर वार करता है। इस बार तो ज़िचैन ने उसे पकड़ लिया होता है और हेलमेट हटाने ही वाला होता है कि वो आदमी उसी के चाकू से उसके ऊपर वार करके मिंग के घर में घुस जाता है। तभी मिंग अपने घर पर नहीं होती, बस उसकी बेटी रिया ही थी, जो कि टेबल पर बैठकर ड्राइंग कर रही होती है। ज़िचैन उससे पूछता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है, तो वो बताती है कि मेरी माँ नया घर ढूंढने के लिए गई है, क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत ही पुरानी होने की वजह से जल्द ही तोड़ दी जाएगी। ज़िचैन अपने फोन को देखता है तो उसका फोन स्विच ऑफ हो चुका था, इसीलिए वो रिया से कॉल करने के लिए उसका फोन मांगता है। रिया उसे अपने घर के ऐसे अनोखे कमरे में लेकर जाती है जिसके अंदर दाखिल होते ही सारी कहानी साफ हो जाती है। ये रूम पूरी तरीके से अनोखी चीजों से भरा हुआ था। यहाँ पर ढेर सारे फोन, अलग अलग तरह के टेडी बियर और चोरी के पर्स पड़े हुए थे। रिया उन्हीं ढेर सारे फोन में से एक फोन निकालकर ज़िचैन को कॉल करने के लिए देती है, मगर हैरानी की बात ये थी कि ये फोन किसी और का नहीं बल्कि ज़िचैन का ही होता है, जो पहले दिन अपने भाई के रूम में रुकने के दौरान चोरी हो गया था। ज़िचैन उससे पूछता है कि तुम्हें ये फोन कहाँ से मिला, तो वो बताती है कि ये मेरा नहीं, मेरी मॉम का फोन है। और तो और वो उसे अपना नया घर भी दिखाती है जो उसी बिल्डिंग में मौजूद था जिसमें ज़िचैन अपने परिवार के साथ रहा करता है। ये सब देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो इतना घबरा जाता है कि उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं और इसी दौरान एक कबर्ड का दरवाजा खुलता है जिसके अंदर पन्नी से लिपटी हुई उसके भाई यूटाई की लाश होती है, जिस भाई को वो इतने दिनों से ढूंढ रहा था और जिसे वो अपने परिवार का खतरा समझ रहा था। दरअसल वो तो बेचारा ना जाने कब का मर चुका था। इसलिए उस दिन मिंग ने ज़िचैन को बोला था कि अपने भाई को समझाओ कि वो मुझ पर और मेरी बेटी पर नजर ना रखे, क्योंकि उसने यूटाई की लाश को इसी घर में छुपाकर जो रखी थी। इसी बीच वो हेलमेटधारी इंसान पीछे से आकर अपनी रॉड से ज़िचैन पर वार करता है, जिसके साथ ही हमारी कहानी का खुलासा होता है कि इन सब के पीछे मिंग है। यहाँ तक कि अपार्टमेंट में जितने भी मर्डर हुए थे उन सबको उसी ने अंजाम दिया था। वो एक तरह की पागल हत्यारिन है जिसे लोगों का घर और उनके सामान हथियाने का ऑब्सेशन है। यानी कि अगर उसे कुछ भी पसंद आ गया तो ये समझिए कि वो उसका होना ही चाहिए, फिर चाहे इसके लिए किसी का खून ही क्यों ना बहाना पड़े। वो ज़िचैन का फोन और वॉलेट निकालकर अपनी बेटी को वहाँ से लेकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम चाओ को देखते हैं जो अपने बच्चों को लेकर वहाँ से अमेरिका जाने की तैयारी कर रही थी। उधर मिंग ज़िचैन से लूटे हुए पैसों से अपनी बेटी को खाने पीने की चीजें दिलाते हुए ज़िचैन की बिल्डिंग में पहुँचती है। घर से जाते जाते चाओ ज़िचैन को कॉल लगाती है, लेकिन उसका फोन नहीं उठता क्योंकि फोन तो मिंग के पास था। पार्किंग में चाओ को याद आता है कि वो अपनी बेटी की दवाइयाँ भूल गई है, इसीलिए वो अपने दोनों बच्चों को कार में अकेला छोड़कर वापस फ्लैट में जाती है। अब तक ज़िचैन भी होश में आ जाता है और सामने पड़ी अपने भाई की लाश को देखकर उससे रो रो कर माफी मांगता है। वहीं फ्लैट में पहुंचकर जब चाओ अपनी बेटी की दवाइयाँ ढूंढ रही होती है तभी उसके पास ज़िचैन का कॉल आता है जो उसे बताता है कि ये सब कुछ उसके भाई ने नहीं किया है, वो तो मर चुका है। इन सब के पीछे यूटाई के बगल में रहने वाली मिंग है जो कि एक साइको किलर है। तुम फौरन पुलिस को कॉल करके बच्चों को लेकर जल्दी से जल्दी वहाँ से भाग जाओ। अब डरी सहमी चाओ वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसे किचन में कुछ सामान देखने को मिलता है जो कि उसका नहीं होता और अचानक से पीछे से मिंग उसके सिर पर रॉड मारकर उसे वहीं बेहोश कर देती है और वापस से घर की साफ सफाई में लग जाती है, क्योंकि मिंग के हिसाब से अब यही उसका नया घर था।
काफी देर इंतजार करने के बाद जब चाओ पार्किंग में वापस नहीं आती तो बच्चे अपनी माँ को फोन लगाते हैं, लेकिन फोन मिंग उठाती है और वो समझ जाती है कि वो दोनों बच्चे पार्किंग में हैं। मिंग तुरंत नीचे पार्किंग में जाती है और उन लोगों से कार का दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन जब बच्चे देखते हैं कि उस औरत ने उनकी माँ का कोट पहना हुआ है तो वो समझ जाते हैं कि जरूर कुछ गड़बड़ है और गेट खोलने से मना कर देते हैं, जिससे गुस्से में आकर मिंग बच्चों से कहने लगती है कि ये मेरी कार है, तुम लोग यहाँ से बाहर निकलो। अचानक मिंग को चाओ की पहनी कोट में कार की चाबी मिल जाती है और वो एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कार का दरवाजा खोल देती है। अब उसका अगला शिकार वो दोनों बच्चे होने वाले थे, लेकिन तभी मौका पाकर दोनों बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। मिंग भी उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पीछे भागती है। इसी बीच ज़िचैन भी वहाँ पहुँच जाता है और अपने बच्चों को ऐसे भागते हुए देखकर समझ जाता है कि उसके बच्चे क्यों भाग रहे हैं। बच्चे अकलमंदी दिखाकर लिफ्ट से वहाँ से निकल जाते हैं और सीधे अपने फ्लैट में चले जाते हैं। ज़िचैन भी सीढ़ियों से फ्लैट तक पहुँचता है और दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन बच्चे डर के मारे दरवाजा नहीं खोलते। उन्हें लगता है कि ये वही खूंखार महिला है, पर किसी तरह ज़िचैन गेट खोलने में कामयाब हो जाता है, जिसे देखकर उसके दोनों बच्चे अपने पिता से लिपट जाते हैं। मगर तभी मिंग हमेशा की तरह पीछे से ज़िचैन पर वार करती है और दोनों के बीच झड़प शुरू हो जाती है, पर सर पर चोट लगने की वजह से ज़िचैन खुद को संभाल नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। अब मिंग दोनों बच्चों को मारने के लिए उनके पीछे पड़ती है। वो उन्हें अपना शिकार बनाने वाली होती ही है कि अचानक चाओ आकर मिंग पर वाइन की बोतल फोड़ देती है, मगर ये वार मिंग पर कुछ खास असर नहीं करता और वो अपनी रॉड से एक बार फिर से चाओ को मारने लगती है। मिंग का पागलपन इतना बढ़ जाता है कि वो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम लोगों ने मेरा घर खराब कर दिया, मैंने अभी अभी इसे साफ किया था। ज़िचैन उसकी इस बीमारी को भांप चुका था और मिंग के सामने लाइटर जलाते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये घर तुम्हारा है, हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, बस तुम मुझे और मेरे परिवार को यहाँ से जाने दो, वरना मैं पूरे घर में आग लगा दूंगा। ये देखकर पागल मिंग अपने कदम पीछे कर लेती है और कुछ हद तक सिचुएशन ज़िचैन के काबू में आ जाती है। मगर तभी उसे वहाँ पुलिस के आने की आवाज सुनाई पड़ती है, जिससे मिंग एक बार फिर से अपना आपा खो बैठती है और ज़िचैन पर धावा बोल देती है। मौका देखकर ज़िचैन लाइटर जलाकर उसी तरफ फेंक देता है जहां पर वाइन की बोतल गिरी थी, जिससे आग भड़क जाती है और मिंग के सपनों का घर उसके सामने राख होने लगता है। ये देखकर वो आग बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से वो उसकी चपेट में आकर मारी जाती है और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ज़िचैन अपने भाई यूटाई की लाश अपने माता पिता की कब्र के नजदीक ही दफनाता है और अपने द्वारा की गई सारी गलतियों की माफी मांगता है, जिसके कुछ ही दिनों बाद हम देखते हैं कि ज़िचैन अपने परिवार को लेकर हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका चला जाता है। अब उसके अपार्टमेंट में एक नया परिवार रहने के लिए आया है और आखिर में हम अपार्टमेंट के कमरे की एक अलमारी के पीछे नन्ही सी रिया को देखते हैं, जो आज भी इसी कमरे में छुपकर रह रही है, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ। टिल देन, take care and thanks for watching.